लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ा दांव खेला गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल में उनके द्वारा भाषण के दौरान यूसीसी के बारे में जो उन्होंने बातें रखी है, उसको लेकर के हम लोग इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के। माना जा रहा है कि एक बड़ा दांव खेला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूसीसी को लेकर। पहले मैं समझता हूँ कि यूसीसी वो लाना क्यों चाह रहे हैं और जब 2014 से उनकी सरकार थी तो चुनाव के वक्त क्यों ये याद आया। ये कहीं ना कहीं पोलराइज करने का उनका एक उनकी मंशा है और उन्होंने आड़ लिया है किनका, तो 3 तलाक का। अचानक मुस्लिम प्रेम क्यों, ये तो बताएं। और मैं समझता हूँ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र यह है कि मुस्लिमों से घृणा की बात है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम से प्रेम का जो आधार जो दिखावटी है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो जो बात कर रहे हैं, तो क्या भारत में आईपीसी सीआरपीसी की बात हम करें, ठीक है, क्रिमिनल लॉ है, लेकिन क्या जो दंड का जो निर्धारण है वो अलग अलग जातियों का अलग अलग तो नहीं है। अब रही बात है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और फंडामेंटल राइट है यहाँ पे। और फंडामेंटल राइट में 15 से लेकर 29 तक में सारी डिटेल्स दिए हैं कि कैसे अपने परंपराओं का हम संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। तो कहीं न कहीं अगर यूसीसी की हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का हनन भी ये है। और अनेकता में एकता हिंद की विशेषता जो हम उक्ति है जो मानी जाती है, कहीं न कहीं उस पे ये प्रहार भी है। इसलिए कि भारत में 10,000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं और मैं समझता हूँ कि 1000 से ज़्यादा हमारे यहाँ धर्म और पंथ हमारे हैं और अनेक जातियां हैं, अनेक बोलियां हैं। तो मैं समझता हूँ उसको यूनिफॉर्म आप कैसे करेंगे। भारत की तो खूबसूरती यही है। अगर किसी भी अन्य अगर आप अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ भी अलग अलग है। अगर हम इसके पहले अगर रूस की भी बात करें, यूएसएसआर के, वहाँ भी अलग अलग थे। तो कहीं भी किसी भी महादेश में आप चले जाएं और किसी भी देश में चला जाए, अलग अलग भाषा, अलग अलग चीज़ें हैं। अब रही बात, ये बार बार इन चीज़ों को कह रहे हैं, कहीं न कहीं ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये 3 तलाक की बात करें, तो मोदी जी पहले ये तो स्पष्ट कर दें, जो हमारे जो कानून हैं, उत्तराधिकार कानून, उसका क्या होगा? जो हमारे न्यूक्लियर फैमिली है उसका क्या होगा, जॉइंट फैमिली का जो कानून उसका क्या होगा, लिव इन रिलेशन उसके बारे क्या होगा। फिर यहाँ पर जो अगर किसी को जो अनुकंपा पे नौकरी वाली जो बात है, सास ससुर वाली जो बात है, उसके बारे क्या होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत डिटेल्स में इसमें कोई स्टडी की नहीं गई है। ये कहीं ना कहीं पोलराइज करने का एक सेंटिमेंटल जिसे दाव उन्होंने चला है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ पर करीब 8.5% जो हमारे आदिवासी हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिनमें कस्टमरी लॉ चलता है, उनका कोई कोड नहीं है। और कोड नहीं है तो उनके कस्टमरी लॉ का क्या होगा। ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये सरकार आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने का वो साजिश वो रच रही है कहीं न कहीं। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट चले, साउथ चले जाएं, एक जो यहाँ हम सारी चीज़ों को जो देख रहे हैं, वो पैट्रीलिनियल फैमिली है, पैट्रियार्चल फैमिली, पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय के रूप में हम देख रहे हैं। जो मैट्रीलिनियल और मैट्रियार्चल फैमिली है, मातृसत्तात्मक फैमिली, उनका क्या होगा, उनके रीति रिवाजों क्या होगा, उनका जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसका क्या होगा। तो मैं समझता हूँ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो बेवजह के जिसे कहा जाए, मैंने कहा कि ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर वो कहीं न कहीं पोलराइज करने की एक उनकी प्रवृत्ति है। माना जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र इसका विधेयक जो है वो लाया जाएगा, इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी वो तो एक इवेंट मैनेजर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मणिपुर जिस प्रकार अमानवीय अत्याचार हो रही है, वहाँ जहाँ पर शांति होनी चाहिए, लगातार वो लोगों की हत्याएं और बीभत्स हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार जातीय हिंसा वहाँ पे, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित सारी चीज़ें रही है, वहाँ इन्होंने उसके बाद ना उन्होंने शांति की अपील की, ना वहाँ पे उन्होंने गया है। या तो अगर सर्वदलीय मीटिंग की बात करें, वहाँ से वो एब्सेंट रहते हैं। फ्रांस की हिंसा उन्हें नजर आ रही है
लेकिन मणिपुर की हिंसा नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें क्या मोदी जी को ये नहीं पता कि मणिपुर भारत में है? लगातार जिस प्रकार वहाँ पर जिस प्रकार बच्चियों के साथ लोगों के साथ जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके बारे में मोदी जी को चिंता नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने तो अपना नैतिक आधार खो दिया है प्रधानमंत्री पद में बने रहने का। और ये मैं कहता हूँ ये इन्हें डर सता रहा है, और जो उनको फीडबैक मिला है तो उन्हें मालूम है कि 2024 में वो जाने वाले हैं। तो एन केन प्रकारन उन्होंने जिस प्रकार कहा था संवैधानिक संस्थानों का उन्होंने अपहरण किया है, संवैधानिक मूल्यों को उन्होंने अपहरण किया है, संसदीय परंपराओं का अपहरण किया है। तो ये उन्हें पता चल गया कि भाई उनका जो जुमला है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और 2024 में जनता जान चुकी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता, भारत की जनता बहुत सजग है, और प्रजातंत्र के प्रति उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो संवेदनशीलता के साथ चीज़ों को वो देख रही, जनता देख रही है। इसलिए वो लास्ट में समझता हूँ कि यूसीसी का वो दांव फेंकने का वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं से हिंदू मुस्लिम करने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, और जनता इन चीज़ों को देख रही है और समझ रही है। अगर बात करें जिस तरीके से 2024 को ही देखते हुए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला है और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को ये पद दिया गया है, तो माना जा रहा है 2024 के लिए भी एक बड़ा दांव झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला गया है। निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी राज्य के सम्मानित नेता हैं, हमारे प्रधान वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी, मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और वो बाबूलाल मरांडी जी को बनाए कि नहीं और को बनाए, ये देश गांधी जी का देश है, नाथूराम गोडसे का देश नहीं है। अब बाबूलाल मरांडी जी उस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जो नाथूराम गोडसे को मानती है। तो मैं समझता हूँ कहीं भी जाके बैठे उसका परिणाम क्या होने वाला यहाँ की जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। माना ये भी जा रहा है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन के सामने एक आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को खड़ा किया गया 2024 के लोकसभा और साथ ही साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी कहीं से भी, जैसे मैं कहा कि एक तो आदिवासी का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहे। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, कल ही आपने देखा होगा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जिसकी बात हम करते हैं, और वहाँ पे एक आदिवासी युवक के साथ जिस प्रकार तो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना घटी है, बाबूलाल जी मरांडी इसके बारे में कुछ कहें क्या? वो तो खुद अगर आदिवासी समुदाय साथ उन्होंने कहा नहीं है। एक दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी जी ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश है, उसके बारे में वो कुछ कहें। एक तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो सरना कोड जो यहाँ से पारित हुआ है, जो यहाँ के आदिवासियों की एक बहुत ही लंबी मांग है, जो यहाँ के कहीं न कहीं धार्मिक पहचान की बात है, बाबूलाल मरांडी उसमें मौन है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि बाबूलाल मरांडी बस तो जन्म से जरूर आदिवासी हैं, लेकिन जो उनके कृत्य हैं वो कहीं से भी आदिवासी के हित में, आदिवासी के शुभचिंतक के रूप में उनका नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उनको अगर बनाया गया, अगर आदिवासी सोच के बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई आदिवासी उनके झांसे में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक विपक्षी एकता को लेकर के बयान देती हुई नजर आ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी यहाँ पर बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये महागठबंधन नहीं ठगबंधन होगी। मैं समझता हूँ कि जाकी जैसी भावना, मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे देश को ठगा है, तो मैं समझता हूँ उनके जो चेले हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो पदाधिकारी है, उनका जो नेता है, मैं समझता हूँ महागठबंधन को उनको ठगबंधन नजर आ रहा होगा। तो मैंने कहा कि जाकी जैसी भावना वैसी उनको मूर्त नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कुछ चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? कांग्रेस पार्टी तो गांधी जी के विचारों को मानने वाली, लोकतंत्र को मानने वाली, उन संसदीय परंपराओं को मानने वाली, मैं लाइक माइंडेड जितने लोग हैं उनका एक उन्होंने एक तैयार किया है, एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास किया है कि जो हम गांधी के विचारों से, संविधान से देश को चलाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म आए, एक हमारा एक प्रयास है। और उनको अगर वो भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार की बातें कर रही है, वो जो लगातार देश को मैं समझता हूँ न केवल जातीय हिंसा में वरन झूठ के ये पे झूठ बोल बोल के, मैं समझता हूँ जिन्होंने वोट लिया है, जुमलेबाजी वाली जो सरकार है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो उनका नज़रिया है। हम तो बहुत ही सादगी से, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत सत्यता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत, जिन्होंने तमाम बातें हम लोगों के साथ रखी। जहां एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी, तो उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी, और साथ ही साथ यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2024 से पहले इसको लेकर के आ रहे हैं, तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लाइव इंडिया के लिए रांची से मैं पूजा। नमस्कार।